डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक बार फिर हम देखते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी 2022 में, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के, उसके सारे आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ आपको हम मेंशन कर दें कि इस बार पॉलिटी का जो क्वेश्चन पेपर था, मतलब पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए थे वो इजी नहीं थे पिछली बार की तरह। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी से प्रश्न आते थे, डीपीएसपी से क्वेश्चन आते थे, मतलब इजी इजी क्वेश्चन आते थे। कहीं भी क्वेश्चन में एक कदम आगे नहीं जाती थी यूपीएससी, मतलब अगर नॉर्मल अगर आप स्टडी किए हैं तब भी आप उसको क्वालिफाई कर देते हैं। लेकिन इस बार देखेंगे कि इस बार सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन इस बार वन स्टेप पे नहीं है, हमेशा आपको सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। मतलब कि आप इजीली किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते एक ही बार में। थोड़ा सा अब देखिए, यहाँ जैसे हम 81 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। अब यहाँ पर एक बार तो ये लगता है कि हाँ, एच.एन. सान्याल समिति बनी थी, कब बनी थी, क्या बना था, लेकिन उसी के आधार पर इस एक्ट को बनाया गया, इस पर कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, भारत का संविधान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक फैक्ट आपको दिखेगा, यहाँ पर 129 और 215 आर्टिकल में ये बताया गया है कि न्यायालय अपनी अवमानना के लिए शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। 129 में सुप्रीम कोर्ट और 215 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक तो फैक्ट ये भी है कि अवमानना के लिए कुछ खास डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है अवमानना के बारे में, लेकिन इतना खास दिया नहीं हुआ है। बस यहाँ पर एक चीज़ ये बताया गया है कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये अवमानना की शक्ति सभी न्यायालयों के लिए है, बस इतना उन्होंने करके छोड़ दिया लक्ष्मीकांत में। फिर यहाँ पर देखिए, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो यहाँ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि संविधान में जब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है, संविधान में डिफाइन किया गया, जैसे लाभ के पद के बारे में बहुत बार कहा जाता है कि संविधान में डिफाइन किया गया, तो वो नहीं डिफाइन किया गया है। तो कुछ ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी डिफाइन नहीं किया गया है। फोर्थ में क्या है कि न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं था। हाँ, ये बात सही है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर एक आंसर ये एलिमिनेट हो रहा है, थर्ड वाला, कि ये भी गेस में, मतलब कि ऐसा आप इतना डीप स्टडी नहीं कर सकते हैं कि संविधान में क्या चीज़ लिखी गई है, क्या चीज़ नहीं लिखी गई है। बस आप ऊपर ऊपर जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें लिखी, लक्ष्मीकांत में ये नहीं लिखा गया है कि इसको परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है। तो अगर यहाँ पर आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, केवल 1 और 2 बचता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप 1 को करेक्ट मानते हैं, अगर एक्ट बन रहा है, कोई भी एक्ट कहाँ से बनता है, पार्लियामेंट से बनता है, तो अगर फर्स्ट करेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि फोर्थ भी करेक्ट होना चाहिए। तो इस बेस पर आप कह सकते हैं कि 1 to 4 चाहिए। ये एक गेस मास्टरी है इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन में कुछ एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस बार जो पॉलिटी का क्वेश्चन था वो ईजी नहीं था। अभी हम आपको और आगे दिखाएंगे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब कि जब आप देखिए, कई बार क्या होता है ना कि डिफ़िकल्टी का लेवल क्या होता है, जैसे आपसे सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रिट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, और रिट में जो 5 रिट हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो टफ होता है। जब आप देखेंगे कि स्थानीय शासन के बारे में जब पूछा जाता है कि उनकी कमेटी के बारे में क्रम बनाइए कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, तो ये सब क्वेश्चन जब होते हैं तब उनको टफ माना जाता है। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो प्रेसिडेंट के जो फोर्थ है जजेस केस थे उनके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे जब एक कदम आगे जाके पूछा जाता है तो उसको टफ क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम ये देखते हैं 83 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से अपेक्षा होती है। मतलब कि अगर आपको संविधान संशोधन लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत होती है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो वह बाध्यकर है कि वह अनुमति दें। अब देखिए, यहाँ पर टफ टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है। थर्ड देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा को विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आपको, ये थर्ड ऑप्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये तो पता होगा, मुझे लगता है ज़्यादातर जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको मालूम ही होगा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एक तरीके से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन थर्ड देखेंगे तो ये 3 के तीनों में थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाध्यकर, तो ये बाध्यकारी है। जैसे एक नज़र में आपको लगेगा कि राष्ट्रपति कैसे बाध्यकारी हो सकता है, वो तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर होल्ड कर सकता है या फिर कई सारी उसके पास शक्तियाँ होती हैं, वीटो पावर होते हैं। लेकिन संविधान संशोधन के बारे में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही होगी। तो यहाँ पर ये आंसर भी आपका ये करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया क्योंकि विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। और फर्स्ट क्या है
किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा लाया जा सकता है, किसी भी मेंबर द्वारा लाया जा सकता है, तो बहुत सारी क्राइटेरिया होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके 2 एंड 3, तो बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन दिए, तीनों बड़े बड़े स्टेटमेंट। पहली बात तो स्टेटमेंट इतने बड़े बड़े, ये भी क्वेश्चन को टफ कर देता है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन इजी है कि क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट, स्वतंत्र और ये सब के बारे में। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 15% वाला मैटर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम रहता है। लेकिन यहाँ पर एक है, जैसे कि अगर ये पूछा गया, यहाँ पर जो ये लगा दिया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर, तो ये इस क्वेश्चन को टफ बनाता है। अदरवाइज नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री सहित या फिर मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है, तो आप नॉर्मली बता ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इस चीज़ के बारे में बता दिया गया कि प्रधानमंत्री को भी जोड़ कर, थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन देखिए जहाँ इस बात की चर्चा की जा रही है कि 4 श्रेणियों में भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है। संविधान में केवल 74 आर्टिकल 74 एंड 75 है, जिसमें यह कहा गया है कि 74 में मंत्रिपरिषद होगी और 74 में लिखा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। ये 74 में लिखा हुआ। और 75 में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो ये डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि कौन मंत्री होगा, कौन क्या कैसे होगा, बस 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं 74 एंड 75। और 74 को एक लाइन में अगर कहें तो राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि क्या कैसे होगा, तो आप इसको कट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड बिल्कुल सही है कि 15% होना चाहिए। और ये 15% वाला मैटर आया कहाँ से, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। यहाँ देखेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, बट कोई बात नहीं, एक बार इसको हम फिर से अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो बताया मैंने अभी आपको 15% वाला मामला एकदम सही है, क्योंकि 15% में 2003 में ये अमेंडमेंट लाया गया कि 91 संविधान। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं पूछ लिया गया कि किस संविधान संशोधन, जैसे 91 की जगह 93 कर देता या कुछ भी कर देता तो और प्रॉब्लम हो जाती। भला ये इतना आसानी से ही दे दिया। तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं था। अब मंत्रिपरिषद के बारे में आपको जैसे इतना तक तो मान लीजिए ठीक है। अब यहाँ पर एक किचन कैबिनेट भी होती है, किचन कैबिनेट होती है या फिर मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है। अब मंत्रिपरिषद में ये अलग अलग जो निकाय हैं, जो आप देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब बनाए जाते हैं। तो और एक चीज़ और बता दें, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है आर्टिकल 352 में, और ये आया भी कहाँ से है, 1978 के 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है मंत्रिमंडल को। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री की बात चल रही है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा कि क्या मैटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर अनन्य शक्ति की बात की जा रही है, 85 नंबर क्वेश्चन है। अब अनन्य के थोड़ा हम आपको बता दें कि अनन्य क्या है। अनन्य दरअसल फ्रेंड्स ये है कि अनन्य अगर किसी को शक्ति प्राप्त है तो वो शक्ति केवल उसी को प्राप्त है, उसके अलावा किसी को नहीं प्राप्त है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब लोकसभा ही ये काम कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती है। जैसे कि राष्ट्रपति को अनन्य शक्ति प्राप्त होती है या फिर और लोगों को अनन्य शक्ति प्राप्त होती है। तो अनन्य शक्ति का मैटर ही ये हो गया कि केवल उन्हीं को प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना मतलब रेक्टिफाई करना या फिर नोटिफाई करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आना और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में दी गई हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ा होगा तो लक्ष्मीकांत में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, बड़े आसानी से मिल जाएंगे। अभी हमने जो ये वाला क्वेश्चन देखा था, यहाँ हम देखते हैं ये क्वेश्चन भी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये संविधान संशोधन ये तो आपको मिल ही जाएगा लक्ष्मीकांत में। बस ये 81 नंबर का जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा इसमें प्रयास करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आप इसको करेक्ट कर ले जाएं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अपना क्या है कि ये शक्तियाँ क्या हैं, मतलब कि इसको
लोकसभा को कौन कौन सी पावर इसमें प्राप्त हैं। तो जैसे कि अब एक तो धन विधेयक आप जानते ही हैं कि धन विधेयक के मामले में केवल लोकसभा का ही मामला होता है, राज्यसभा उसमें केवल अपना मतलब कि मत दे सकती है या फिर कुछ सिफारिश कर सकती है, मानना न मानना वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनन्य शक्तियों की, पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा का मैटर सेम कहाँ होता है। जैसे कि कोई सामान्य विधेयक है, अगर उसको प्रस्तुत करना है तो लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में भी ले आ सकते हैं। संविधान संशोधन है, इसको भी लोकसभा में ले आ सकते हैं, राज्यसभा में ले आ सकते हैं। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का महाभियोग, अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना तो ये दोनों सदनों को बराबर है। तो यहाँ पर लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, यहाँ राज्यसभा को भी बराबर पावर है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति के लिए भी दोनों सदन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ तक देखेंगे कि आप जो आपातकाल वाला मैटर है, आपातकाल के लिए भी दोनों सदनों को मतलब कि रेक्टिफाई करना पड़ता है, ये आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन जब ये आपातकाल हटाना होता है तब लोकसभा अकेले आपातकाल को हटा सकती है, लेकिन लगाने के मैटर में दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए जैसे कि थोड़ा बता दें कि कहाँ कहाँ लोकसभा ज़्यादा पावर है। जैसे धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा पावर है, केवल 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक के रख सकती है। और दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्षता करता है। आपातकाल समाप्त करने के लिए लोकसभा को प्लस है, मतलब लोकसभा इसको अपने से ही खत्म करवा सकती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर ये मंत्रिपरिषद है इसको नहीं हटा सकती। क्यों नहीं हटा सकती? क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना, पारित करना। तो यहाँ आपको ये क्या है कि यहाँ पर लोकसभा की अनन्य शक्ति है, बाकी जगह क्या है, अनन्य शक्ति नहीं है। आपात उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना दोनों का पावर है, राष्ट्रपति महाभियोग चलाना दोनों का पावर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इजी नहीं था। इजी इस सेंस में नहीं था कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना और आपातकाल, इसमें तो आप कर सकते हैं कि आपातकाल के लिए ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति में महाभियोग चलाना कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा से ही चलाया जा सकता है, राज्यसभा को उसमें पावर नहीं है। तो यहाँ पर जब पूछा जा रहा है कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पर आपको केवल ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्योंकि अनन्य शक्ति की बात की जा रही है। अनन्य शक्ति आप एक लाइन में जान लीजिए, बहुत बार जब अनन्य शक्ति पूछा जाता है तब सुप्रीम कोर्ट के मैटर में अनन्य शक्ति पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मैटर में और हाई कोर्ट के मैटर में, कि किस किस मामले में अनन्य शक्ति इसको प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के महान्यायवादी के बारे में है। और यहाँ पर अब देखिए भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ही भारत के अधिकारी होते हैं जिन्हें भारत की संसद में, अब देखिए यहाँ एक्सट्रीम वर्ड यूज किया जा रहा है और वैसे भी जो लिखा हुआ है वो भारत के न्यायवादी के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, सॉलिसिटर जनरल के बारे में कहीं नहीं लिखा गया। जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं। और भारत के संविधान के अनुसार भारत न्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार के नियुक्त किया जाता है। देखिए संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये एज ए परंपरा है। पहली बात तो त्यागपत्र का मैटर यह है कि अपना त्यागपत्र देके तो वो मुक्त हो ही सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब राष्ट्रपति के हिसाब, राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा सकता है। संविधान में मतलब कि ये जो संविधान में एक चीज़ और नहीं लिखी है कि अभी देखिए क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल होता है वही महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है। लेकिन जब जैसे सत्ताधारी की मान ली पार्टी चली गई, सत्ता गिर गई या फिर वो उसकी सरकार गिर जाती है, तो अब महान्यायवादी उस पार्टी का नहीं रहता। जाहिर सी बात है अगली सरकार आएगी तो अपना महान्यायवादी नियुक्त करेगी, अपना वकील आएगी, अपने हिसाब से चलाएगी, तो इनको हटा सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब सरकार उसको नियुक्त सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था वो इस्तीफा दे देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से परंपरा है कि अगर सरकार गिर जाती है तो उसको हटा देता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये क्वेश्चन एक तरीके से तो आप मान सकते हैं इजी है, लेकिन इजी महान्यायवादी के बारे में या फिर कैग के बारे में, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज जो है इनके बारे में स्टूडेंट खूब पढ़ के जाते हैं, वित्त आयोग के बारे में खूब पढ़ के जाते हैं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करते कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस बार यूपीएससी जो पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर था वो इजी नहीं था, वो मॉडरेट टू हार्ड था। इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। अगर मॉडरेट जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की उनके लिए हार्ड था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून।
अब यहाँ पर देखिए ईजी क्यों नहीं कह सकती, अब इसका ऑप्शन पढ़िए आप। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट मतलब कि जिसको मनोनीत किया जाता है विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के 6 मंथ के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो जाता। अब यहाँ देखिए पैसिव क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया, जबकि वहाँ सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नाम निर्देश या फिर मनोनीत सदस्य है, अगर उसको 6 महीने के अंदर वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर अब देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो जाता, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो क्या कहते हैं नाम निर्दिष्ट है या मनोनीत सदस्य है, अगर वो दूसरे दल में शामिल हो जाता है, और यहाँ पे लिखा है कि शामिल नहीं हो सकता, शामिल नहीं हो सकता का मतलब क्या है कि ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये कानून की, अगर शामिल होगा तो उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। यहाँ देखिए उल्टा लिख दिया गया। अगर इसका करेक्ट आंसर बनता तो क्या बनता कि अगर कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य है, अगर वो अपना स्थान ग्रहण करता है, उसके 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर वो 6 महीने के पहले किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता नहीं खत्म होगी, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर पैसिव लिखा है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, यदि कोई कानून समयावधि नहीं देता कि जिसके अंदर पीठासीन का दल बदल मामला भी निश्चित करता है। अगर ये कोई टाइम पीरियड दिया होता तो आजकल इतने मामले इतने दिन से लटके रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई मैटर में सुप्रीम कोर्ट को भी अपना बीच में आना पड़ जाता है कि ये निर्णय क्यों नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर आप ये हम आपको बता दें कि थोड़ा अलग से जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर एक गया राम केस था हरियाणा का, वहाँ उन्होंने एक दिन में 5 बार अपनी पार्टी बदली थी, तभी से इस कानून की जरूरत पड़नी शुरू हो गई। गया राम केस आप सुने होंगे, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इजी नहीं था क्योंकि इसमें पैसिव स्टेटमेंट दे दिया गया, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। और जबकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि किसी सदन का या मनोनीत सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 मास के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, और 6 मास के पहले अगर ग्रहण कर लेगा तो उसकी सदस्यता नहीं खत्म होगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 6 मास के अंदर शामिल नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नहीं देता, ये करेक्ट है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर मिल गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाएंगे, सोर्स बताएंगे। और अभी तक जो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं ये सब लक्ष्मीकांत में लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं से लिखे हुए हैं। आपको मान लीजिए कि इतना आइडिया जरूर मिल जाएगा लक्ष्मीकांत की बुक से कि क्या करेक्ट होगा क्या इनकरेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए भारत के न्यायालयों के रिट जारी करने की बात की गई है। अब देखिए रिट के बारे में बताया जा रहा है, और रिट के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है वो बहुत टफ क्वेश्चन होता है, उसको स्टूडेंट जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते। और यहाँ पर देखिए रिट के बारे में क्या है, थोड़ा हम आपको ये भी बता देते हैं। रिट के बारे में आप जानते हैं आर्टिकल 32 में रिट लिखी हुई है, और इसी को ये बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। कई बार ये क्वेश्चन पीसीएस में या फिर छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान का आत्मा किस एक्ट को किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 32। चलिए हम यहाँ देखते हैं ये आर्टिकल, ये मैंडेमस, यहाँ परमादेश और ये क्या है अधिकार परीक्षा, इन 2 रिट के बारे में बात की गई है। अभी आप रिट के बारे में तो ठीक से जानते ही होंगे, कई बार स्टूडेंट्स रिट को खूब अच्छे से पढ़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप रिट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए बहुत पैसिव पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो मैंडेमस नहीं होगा। अब देखिए मैंडेमस में लिखा क्या गया है, ये सब लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिल जाएगा, खूब आसानी से मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत की बुक के 7 नंबर चैप्टर में, 5th एडिशन में 7 नंबर चैप्टर है, और 6th एडिशन में अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 5th एडिशन से बता देता हूँ मैं कि 7 नंबर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए परमादेश के बारे में लिखा गया है कि कोई भी सार्वजनिक इकाई होगी, निगम होगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा, प्राधिकरण होगा या गवर्नमेंट होगी, ये सब के ऊपर जारी किया जा सकता है। और ये जारी किसके ऊपर नहीं किया जा सकता है, निजी व्यक्तियों के ऊपर, इकाई के ऊपर, जो विभाग गैर संवैधानिक हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, और भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनके ऊपर रिट जारी नहीं की जा सकती है, ये परमादेश वाली।
तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है, मैंडेमस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगर गवर्नमेंट का काम ही नहीं कर रहा है तो प्राइवेट इकाई पे नहीं जारी की जा सकती है। जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है मैंडेमस नहीं होगा, एकदम सही है। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, मैंडेमस नहीं होगा। देखिए सरकारी है तो मैंडेमस लागू होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति मतलब पब्लिक माइंडेड पर्सन, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो 4 रिट हैं, मतलब कि जो भी रिट हैं, रिट से ये मैटर एकदम अलग है। अलग के मामले में क्या है कि जो 4 रिट हैं उनसे हटकर इसका मैटर ये है कि कोई भी व्यक्ति इसमें अधिकार परीक्षा के लिए अपनी रिट ले सकता है, मतलब कि कोर्ट जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, थर्ड सही हो। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। अब देखिए ये एक टफ क्वेश्चन था, इसको आप अगर पढ़ के भी जाते, अब देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज भी बहुत अजीब यूज की गई, लोक प्रवण व्यक्ति, और इसकी इंग्लिश भी पब्लिक माइंडेड पर्सन, मतलब कि वो भी ठीक से यूज नहीं की गई। यहाँ पर उसको नॉर्मल व्यक्ति लिखना था या फिर कुछ ऐसा लिखना था, लेकिन टफ करने के लिए, टर्मिनोलॉजीज के लिए, और ट्रांसलेशन भी इतना टफ है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी टफ हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा। और एलिमिनेशन मेथड देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 2 गलत करेंगे कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी है परमादेश नहीं होगा, तो ये अपने आप सेकंड इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे क्वेश्चन मुझे लगता है हो गए हैं, और इसके बाद अब दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँचाएंगे। फ्रेंड्स हम अपने चैनल पर ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं करेक्ट फॉर्म में आप तक पहुँचें, एक्सप्लेनेशन के साथ पहुँचें, सोर्सेज के साथ पहुँचें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य सालों की अपेक्षा यहाँ इस साल भी लक्ष्मीकांत से पॉलिटी के क्वेश्चन मिल गए, आसानी से मिल गए। लेकिन अगर आप उसको ठीक से डीप स्टडी नहीं किए होंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, चाहे वो महान्यायवादी वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपातकाल वाला क्वेश्चन हो, या फिर रिट वाला क्वेश्चन हो, दल बदल विरोधी वाला हो। अब देखिए दल बदल वाले में ये कहाँ से कठिन हो जाता है क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये उल्टा करके पूछ लिया गया। इसमें ये सिर्फ इसलिए पूछा गया कि स्टूडेंट का दिमाग, जैसे आप 86 नंबर का क्वेश्चन है, अब तक सॉल्व करते करते लगभग आपके 1 घंटे गुजर गए होंगे और आपका दिमाग एकदम हैंग टाइप का हो चुका होगा या फिर सॉल्व करने का मन नहीं करता होगा। नॉर्मली क्या होता है कि 50-60 क्वेश्चन तक स्टूडेंट की कैपेसिटी खूब बनी रहती है, लेकिन उसके बाद इतने, अब 86 आते आते आप लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट को फेस कर चुके हैं। इससे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब सब्जेक्ट्स को, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, इसको फेस कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको पॉलिटी मिल रही है। पॉलिटी में भी पैसिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उल्टा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपके दिमाग को हैंग करने के लिए ट्रिक लगाई गई कि ऐसा करने से आपको बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ होल्ड करके आप पढ़ेंगे ध्यान से तो हो सकता है बन जाए, लेकिन जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर ये आपातकाल वाला क्वेश्चन, मतलब लोकसभा का जो क्वेश्चन पूछा गया। अब लोकसभा क्वेश्चन में देखिए एक ट्रिक ये दे दी गई कि अनन्य के बारे में पूछ लिया गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट अनन्य ही नहीं समझ पाएंगे कि अनन्य क्या है, तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हिंदी भी टफ करके पूछी गई, क्वेश्चन भी घुमा घुमा के पूछे गए। तो फ्रेंड्स यूपीएससी ने पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर इस बार कठिन बनाया है। अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आगे चल के आप इसको ठीक से पढ़ें, डीप स्टडी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे हिंदी का ट्रांसलेशन इतना टफ हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर के ट्रांसलेशन से आप इसको जान सकते हैं। जैसे अनन्य का ट्रांसलेशन पिछली बार भी बहुत हुआ है, तो अगर आप सॉल्व किए होते तो आपको पता चल जाता है अनन्य क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करेगी। और जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत हेल्प करेगी। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपके लिए ये सब कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन या फिर अलट पलट के जो पूछे जा रहे हैं, उल्टा पूछे जा रहे हैं, पैसिव एक्टिव में पूछे जा रहे हैं, इनमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। ज़्यादातर वो बहुत अजीब अजीब करते हैं, फिर हम लोग टेस्ट सीरीज वालों को बोलते हुए आते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी यूपीएससी में पूछे नहीं जाते हैं, ऐसे ऑप्शन बनाते हैं। तो वो एक तरह से मान लीजिए वो प्रैक्टिस रहती है। मैं किसी टेस्ट सीरीज को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज से आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा और आपको ये सब डिफिकल्टीज नहीं आएंगे कि क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग हैंग हो जाए या फिर 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाए। तो टेस्ट सीरीज मान लीजिए 20-30-40 ऐसे आप टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये हैबिट आ जाएगी अपने आप। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम और भी सब्जेक्ट के जो इस बार क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके सोल्यूशन ले आएंगे, उनके आंसर की ले आएंगे। और ये भी बता दें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि सिंगल क्वेश्चन करके, जैसे कि आप डायरेक्ट कहीं आपको घूमने जाना ना पड़े, सीधे आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। हम 1 क्वेश्चन की भी सीरीज डाल रहे हैं, तो आप उसको भी जाके हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं यूपीएससी वाली में, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैपिंग को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने इस चैनल पर पढ़ाया है, तो आप मैपिंग पे भी जाके इसको देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको,
हमने हिंदी मीडियम के लिए एक इनिशिएटिव लिया। मैंने देखा कि जब टेलीग्राम चैनल पे आप कहीं भी क्वेश्चन पेपर सर्च करते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, खासतौर से हिंदी मीडियम को और ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे टेस्ट पोर्टल, यूपीएससी, ये सब हैं, तो इन सब ने क्या किया है कि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया है। टेलीग्राम में क्विज फॉर्म में बहुत आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सब मैक्सिमम आपको इंग्लिश मिलेंगे, हिंदी आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया जिस पर मैंने ये किया कि भाई मैंने पूरा पॉलिटी के 93 से लेके अब तक 2022 मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, विद आंसर अपलोड कर दिए, क्विज फॉर्म में अपलोड कर दिए कि आप उस पर क्विज पर क्लिक करिए। जैसे आप खाली हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप क्विज चलाते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब मैंने इतना ईजिली अवेलेबल करवा दिया हिंदी मीडियम के लिए कि अब उसको ये डिफिकल्टी नहीं होगी, उसको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि ईयर वाइज क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए और पूरे एक सीरीज़ में, और इसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ से जाके पूरे 30-32 सालों का जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है पॉलिटिकल क्वेश्चन, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है इस पर अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी, जो इसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने किस फॉर्म में अपलोड की हैं। पॉलिटी के चैनल की लिंक भी मैं दे दूंगा, और मैंने पीसीएस के लिए भी ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 8-10 सालों को, उनको भी क्विज फॉर्म में अपलोड किया है, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं और क्विज फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये सब वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट थोड़ा डाउन जा रहा है, तो मैंने ये सब इनिशिएटिव लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई और इनिशिएटिव है या आपकी निगाह में कुछ अच्छा इनिशिएटिव तो है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। तो नए नए सुझाव, नई नई सोच का हमेशा आपका हमें इंतजार रहता है। आप हमें नई नई सोच, नए नए इनिशिएटिव के बारे में बताएं, हम उसको अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और जाते जाते एक बात और आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। हम नए नए इनिशिएटिव, नए नए तरीके से क्वेश्चन पेपर को, नए नए तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, बताते हैं, नए नए इनिशिएटिव को ले आते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी पहुँचेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद। जय हिंद।